व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो मिस मत करना। एम्मा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ आ सकती हो? हालांकि दोनों गलियारे में चल रही थीं, एक दूसरे की ओर जा रही थी, बाथरूम में। लेकिन एम्मा ने लिली की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। हाँ, वैसे भी यह पहली बार नहीं है, हम हमेशा साथ जाते हैं। लिली ने एक बार चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में एम्मा के कान में फुसफुसाया, सुनो, किसी को मत बताना। पहले मैंने कहा था कि मुझे नाथन पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। अब मुझे लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगा है। ये सही नहीं हो सकता। लेकिन मैडिसन को मत बताना, वो जरूर मुझ पर हंसेगी। इस समय एम्मा थोड़ी झिझकती हुई लग रही थी, स्तब्ध। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे कल रात लिली का संदेश और आज सुबह की अपनी हालत याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच में यही हुआ था, क्योंकि मेरे प्रति उसकी भावनाएं बदल गई थीं। अब तुम उसे पसंद करती हो, है ना? मुझे भी नहीं पता। अगर मैं कहूं शायद, तो क्या तुम मुझ पर हंसोगी? लिली ने एम्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। किसी को पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में जिसे तुमने 2 साल तक ठुकराया हो, उसे पसंद करना वाकई बेवकूफ़ी है। उसे खुद भी थोड़ा अजीब लगा। कोई जिसने 2 साल तक उसका पीछा किया हो, कई साल बीत गए, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। अब सिर्फ उसके एक छोटे से प्रदर्शन की वजह से वह तुरंत भावुक हो गई। यह बहुत अधीरता है, लेकिन मैं तुम पर नहीं हंसूंगी। मुझे बस लगता है कि तुम अब इस तरह सोचना बहुत देर से शुरू कर रही हो। नाथन बहुत लोकप्रिय है और उसने शायद कई दिनों से तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही है। यह सही है। क्या वह अब मुझे पसंद नहीं करता? लिली को लगा कि उसकी चिंता चरम पर पहुंच गई है। पहले दिन मैंने उसे परेशान नहीं किया, वह बहुत खुश थी। दूसरे दिन से ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। तीसरे दिन तक उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। यह सचमुच असहनीय है। क्या मैं जानबूझकर उसे बदल रही हूं? क्या वह बहुत आसानी से बदल तो रही है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। एम्मा ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। आखिर कल रात जब लिली ने मुझे मैसेज किया, तो उसने खुद यह सब देखा था। साफ तौर पर उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने पछतावा न करने का फैसला किया था। शायद अब वह मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं अभी खुलकर नहीं बोली तो लिली को बहुत दुख होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम नाथन से बात कर सकती हो? शायद कोई हल निकल आए, कुछ बदलाव। एम्मा जानती थी कि लिली के पास अब कोई मौका नहीं बचा है। फिर भी उसने यह सलाह दी, इस उम्मीद में कि वह सच्चाई का सामना कर सकेगी। निश्चित रूप से अगर मैं उसे सीधे मना कर दूंगी तो वह हार मान लेगी और फिर सीधे नाथन से बात करेगी। ठीक है, तो क्या तुम नाथन को बताने में मेरी मदद कर सकती हो? लंच ब्रेक में मैं उससे बात करना चाहती हूं। मैं उसे बता दूंगी, तो तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं बता देती? मैं हिम्मत नहीं कर सकती, लिली ने शर्मिंदा होकर कहा, क्योंकि चाबी के बारे में सोचकर अगर मैं अकेले गई तो सब लोग जरूर देख लेंगे। लोग मुझे घेर लेंगे और मुझ पर हंसेंगे। और अगर सबके सामने मुझे ठुकरा दिया जाए तो क्या यह और भी शर्मनाक नहीं होगा? ठीक है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वह मान जाएगा। एम्मा थोड़ी हिचकिचाई। आखिरकार उसने मदद करने का फैसला किया। आखिर लिली अभी भी उसकी अच्छी दोस्त थी। ठीक है, धन्यवाद। लिली ने खुशी से एम्मा को गले लगाया और फिर क्लास में वापस जाने के लिए मुड़ गई। एम्मा ने गहरी सांस ली। उसका मूड कुछ उलझा हुआ था। लिली की दोस्त होने के नाते वह निश्चित रूप से चाहती थी कि लिली सफल हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों। अपने दिल में वह नहीं चाहती थी कि लिली सफल हो। यहां तक कि मैंने चुपके से प्रार्थना की, उम्मीद कर रही थी कि मैं लिली के कबूलनामे से सहमत न हो जाऊं। उससे सहमत मत हो। एम्मा कक्षा शुरू होने से पहले समय होने के कारण वापस कक्षा में चली गई। लिली अपनी कुर्सी पर बैठी थी, एम्मा की ओर उत्सुकता से देख रही थी। उसकी आंखें इशारा कर रही थीं, जैसे कह रही हों कि मुझसे बात करो। एम्मा ने चारों ओर देखा, फिर पाया कि मेरे अलावा कोई नहीं है। वह मेरी ओर चलती रही। कक्षा अध्यक्ष होने के नाते, जिसके इस कक्षा में सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उसे इस बात का डर नहीं था कि चाहे वह किसी से भी बात करे, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। बस एक अपवाद। लिली अपनी कुर्सी पर बैठी थी।
जब उसने एम्मा को मेरी ओर आते देखा तो अचानक उसका दिल तनाव में आ गया। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। एम्मा मेरे पास आई और धीरे से बोली, नाथन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने एम्मा की ओर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, मैं सुबह से परेशान हूं। मैं जानबूझकर उनसे दूरी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल तक मेरा मजाक उड़ाया है। पहले मैं उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, लेकिन मुझे मजाक समझा जाता था। अब मैं उनके साथ करीबी रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं पढ़ाई में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये लोग तो बस आलस से भरे हुए हैं। अभी भी मुझे थोड़ी झुंझलाहट हो रही है। ये एम्मा है। अगर कोई और होता तो मैं सच में उस व्यक्ति की परवाह नहीं करती। मेरे पास एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? इसी क्षण रयान अचानक अपना होमवर्क लिए हुए दौड़ता हुआ आया। एम्मा की बात बीच में ही रुक गई। उसकी सोच पूरी तरह से टूट गई। उसने रयान को हैरानी भरे भाव से देखा। हालांकि आम तौर पर वह मिलनसार थी और उसके ग्रेड काफी अच्छे थे। कई लोग उससे सवाल पूछने आते थे, लेकिन क्या आपको स्थिति को नहीं समझना चाहिए? अब वह किसी और से बात कर रही थी, और वह भी एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। अब वह कैसे बोल सकती थी? ओह, क्या आप बात कर रही हैं? कोई बात नहीं, आप बोलिए, मुझे जल्दी नहीं है। रयान ने हमें परेशान न करने का नाटक किया, लेकिन पीछे नहीं हटा, बल्कि हमारे बगल में खड़ा हो गया। स्पष्ट रूप से यह सुनने के लिए उत्सुक था कि एम्मा क्या कहेगी। इससे उसे और अधिक सहजता महसूस हुई। ठीक है, क्या आप चुप रह सकती हैं? एम्मा का चेहरा भाव विभोर था। असहजता, रयान के सुनने और बात फैलाने के डर से कुछ बोल पाने की असमर्थता। बाद में न केवल लिली बल्कि मैं भी शर्मिंदा हो जाती। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती थी, दूसरों की गपशप का विषय नहीं बनना चाहती थी। लेकिन रयान को जाने के लिए कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इससे ऐसा लगता कि वह कुछ ऐसी बात कह रही है जो दूसरों को पता नहीं चल सकती। अजीब अफवाहें फैल जातीं। मैंने एम्मा के असहज चेहरे की ओर देखा, फिर रयान की ओर, जो पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर मैं अचानक खड़ी हो गई। मैंने एम्मा की कलाई को मजबूती से पकड़ रखा था। रयान की हैरान निगाहों के सामने मैंने एम्मा को सीधे कक्षा से बाहर खींच लिया। इस समय एम्मा भी पूरी तरह से सदमे में थी। मेरे द्वारा पकड़े जाने का एहसास उसे उस बरसात के दिन जैसा लग रहा था जब मैं उसे घर खींचकर ले जा रही थी। लिली चुपके से सब कुछ देख रही थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। रयान अभी भी स्तब्ध था। उसकी भौहें तन गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसके सामने ऐसा करूंगी, एम्मा को खींचकर ले जाऊंगी। इस समय मैंने उसे आगे बढ़ाया, एम्मा को सीढ़ियों की ओर ले गई जहां कोई नहीं आ जा रहा था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। एम्मा की ओर देखते हुए मैंने कहा, ठीक है, बोलो, क्या तुम्हें दूसरों की गपशप से डर नहीं लगता? वे तुम्हें गलत समझ लेंगे। एम्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, यह सोचते हुए कि मैंने उसे अभी अभी कक्षा से बाहर निकाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मुंह खोलते हुए कहा, तो तुम मुझसे, जिसका 2 साल से मजाक उड़ाया जा रहा है, पूछ रही हो कि क्या उसे अफवाहों से डर लगता है? वास्तव में अगर तुम्हें गलत समझे जाने से डर लगता है, मैं वापस जाकर उन्हें समझा दूंगी। एम्मा लगातार सिर हिलाती रही। नहीं, मुझे भी डर नहीं है। वह अपनी मौजूदा स्थिति को अच्छी तरह जानती थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था, खोने के लिए कुछ नहीं था, और न ही उसे उपहास का डर था। अच्छा, तो जल्दी करो, क्लास शुरू होने वाली है। असल में मैं तो बस संदेशवाहक हूं, क्योंकि वह तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। आज दोपहर को तुमसे मिलना है। यहीं रुक जाओ। मैंने सीधे सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। एम्मा को पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा था, और सही कहें तो मुझे लेकर उसकी समझ के साथ यही सबसे संभावित परिणाम था। क्या तुम उससे बात नहीं करने वाले? शायद बात करने के बाद वो तुम्हारे साथ ही रहे। तब तो मैं उससे और भी बात नहीं करना चाहता। उसे देखने दो। मैंने 2 साल तक उसका पीछा किया और वो फिर भी राजी नहीं हुई। अब मैं और पीछा नहीं कर रहा। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। वो मुझे चिढ़ाना चाहती है।
अब वापस आकर क्या मैं बेकार हो गया हूं? ये सच है। बात करने के बाद हम दोनों क्लास में लौट गए। हालांकि जैसे ही मैं बैठा, एशले ने अपनी कलम से डेस्क पर टैप करते हुए पूछा, तुम और क्लास प्रेसिडेंट कब से इतने करीब हो? मैं थोड़ा हैरान थी। तुम्हें कैसे पता चला? तो तुम किसी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच सकती हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें थप्पड़ मारेगी और बदतमीज कहेगी? मैंने हाथ हिलाया। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे पता है वो अच्छी इंसान है, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर कोई और होता तो मैं भी हिम्मत नहीं करती। ठीक है, एशले ने सिर हिलाया। उसने अनिच्छा से मेरी बात पर यकीन कर लिया कि एम्मा और मैंने अभी क्या बात की थी। उसने पूछा नहीं और पूछना नहीं चाहती थी। हालांकि उसे पता था कि अगर वह मुझसे पूछेगी तो मैं उसे जरूर बता दूंगी। कुछ लोग जानना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बेताब होकर जानना चाहते थे। रयान अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा था, जैसे उस पर चींटियां रेंग रही हों। वह सचमुच जानना चाहता था कि एम्मा और मैंने क्या बात की थी, लेकिन अभी वह बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसका इरादा जाहिर हो जाता और सब उसे नापसंद करने लगते। उसे सबसे ज्यादा असहजता इस बात से हो रही थी कि मैं एम्मा को बाहर खींच रही थी। एम्मा ने विरोध नहीं किया, लेकिन मैंने इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। लिली भी गवाह थी। हालांकि वह मेरे इस काम से हैरान थी, लेकिन वह हम दोनों के बीच हुई बातचीत का विषय भी जानती थी। इसलिए अब वह बेसब्री से उम्मीद कर रही थी कि एम्मा उसे कोई अच्छी खबर सुनाएगी। क्लास खत्म होते ही लिली जल्दी से एम्मा के पास गई। एम्मा, कैसा रहा? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखों और आवाज दोनों में उम्मीद थी, लेकिन एम्मा का चेहरा देखकर उसका दिल फिर से बैठ गया। छोड़ो इसे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम उसके साथ मेल नहीं खाती? उसने मना कर दिया, है ना? लिली ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें उदास थीं। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। रोने का मन कर रहा था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बस उसे लग रहा था कि उसने खुद ही अपना दुख पैदा किया है। आखिर वह गलत तो नहीं थी, बस कोई उसके सामने था और उसने 2 साल तक उसे नजरअंदाज किया। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उसे चिढ़ा रही हो। पूरे 2 साल तक उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया। फिर भी मेरे उसे नापसंद करने के कुछ ही दिनों बाद उसे मुझ में दिलचस्पी होने लगी। एम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। वह बस इतना ही कह सकती थी कि धीरे से सिर हिलाते हुए लिली बोली, कोई बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। कॉलेज में बहुत से लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तुम अब सीनियर हो चुकी हो। अगर तुम दोनों के अच्छे ग्रेड्स की वजह से नाथन के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाओ, तो भी तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस लव और भी दर्दनाक हो जाएगा। इस स्थिति में लिली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बस चुपचाप एम्मा की बातें सुन सकती थी। आखिर वह क्या कर सकती थी? वह बेशर्मी से भीख तो नहीं मांग सकती थी मुझे वापस आने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले वह सोच रही थी कि दोपहर में मुझसे क्या बात करे, लेकिन अब उसने क्या सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, क्या हो रहा है? ये मैडिसन थी। मैडिसन उनके पास आई। लिली का चेहरा ठीक नहीं देखकर मैडिसन थोड़ी हैरान हुई। एम्मा ने धीरे से मैडिसन का हाथ खींचा। तो अब और मत पूछो। मैडिसन ने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। फिर भी लिली के मामले के बारे में वह कुछ हद तक अनुमान लगा सकती थी कि शायद यह इससे संबंधित है। दोपहर के भोजन के समय एम्मा ने खुशी खुशी लंच बॉक्स निकाला। मैंने उसे तैयार किया था, उसे खोलते हुए। पहले उसे दोपहर के भोजन का बिल्कुल भी इंतजार नहीं रहता था, क्योंकि वह बहुत कम खाती थी। कभी कभी तो उसे खाना खाना समय की बर्बादी जैसा लगता था, लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा भोजन का इंतजार रहता था। और जब दोपहर का भोजन समाप्त होने वाला था तो उसे लगा कि अब उसे सच में खाना चाहिए। जब दोपहर का भोजन लगभग समाप्त हो गया तो गृह शिक्षक धीरे धीरे पोडियम पर आईं और बोली, मुझे 2 बातें बतानी हैं। गृह शिक्षक की आवाज आराम कर रहे छात्रों ने तुरंत ऊपर देखा। पहली बात तो यह है कि हमारी मासिक परीक्षाएं होंगी अगले मंगलवार को। सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। अच्छे परिणाम की उम्मीद है। दूसरी बात यह है
कि इस महीने के अंत में स्कूल की खेल प्रतियोगिता है। हाई स्कूल में यह आपकी आखिरी खेल प्रतियोगिता है। खेल प्रतियोगिता के बारे में सुनकर सभी उत्साहित हो गए। आखिरकार उनके लिए शैक्षणिक जीवन बहुत तनावपूर्ण था और खेल प्रतियोगिता के ये कुछ दिन उनके लिए आराम करने और थोड़ा मौज मस्ती करने का सबसे अच्छा मौका थे। खेल प्रतियोगिताओं के बारे में लिखा जाएगा। कागज पर सभी ने स्वेच्छा से भाग लेने और उद्घाटन समारोह के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। इस बार का सारा आयोजन आप छात्रों द्वारा किया गया है। फिर कक्षा अध्यक्ष और खेल समिति का पदभार आपको सौंपा जाएगा। गृह शिक्षक ने पहली पंक्ति में बैठी एम्मा को नोटिस बोर्ड दिया और कक्षा से बाहर चली गईं। तुरंत ही सभी बातचीत में शामिल होने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बेशक रयान भी वहां था। आखिर वह खेल समिति में था। वह एम्मा के साथ काम कर सकता था। वह तुरंत उत्साहित हो गया। आसपास के सभी लोग जोर-जोर से बातें कर रहे थे। इतना शोर कि एम्मा को भौहें चढ़ानी पड़ी। कक्षा में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, एम्मा ने जल्दी से रुकने के लिए कहा। खेल प्रतियोगिता अब भी दूर है। अभी सबसे जरूरी है अगले मंगलवार को होने वाली मासिक परीक्षा। जो भी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहता है वह ले सकता है। बाकी सभी पढ़ाई पर ध्यान दें। उद्घाटन प्रदर्शन के लिए मासिक परीक्षा के बाद तक इंतजार करें। उसके बगल में बैठा रयान भी जल्दी से सहमत हो गया। ठीक है, सुनो, कक्षा अध्यक्ष, तुम सब वापस जाओ। जिसे भी खेल में भाग लेना है मुझसे मिलो। शोर से एशले की नींद खुल गई। उसने सिर उठाया। अभी भी आधी नींद में थी। बगल में बैठी मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, क्या हो रहा है? अगले मंगलवार को मासिक परीक्षा है। महीने के अंत में खेल प्रतियोगिता है। एशले यांडो, क्या हम खेल प्रतियोगिता छोड़ सकते हैं? चलो इसके बजाय किसी इंटरनेट कैफे चलते हैं। नहीं तो बहुत बोरिंग है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो खेल प्रतियोगिता उतनी मजेदार नहीं है। मासिक परीक्षा जितनी महत्वपूर्ण। इस समय मैं अपना सिर खुजलाने लगा। मेरा दिमाग तनावग्रस्त महसूस हो रहा था। कक्षा में 200वीं रैंक वास्तव में बहुत खराब परिणाम था। इस बार 50 रैंक सुधारने का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस सप्ताहांत मैं तुम्हारी थोड़ी सी तैयारी में मदद करूंगा। तुम्हारी सोचने की शैली मेरी शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। याद आता है जब एम्मा सवाल समझाती थी तब भी मुझे समझने में काफी समय लगता था। और एम्मा वह दूसरों को समझाने वाली टाइप की नहीं थी। वह बस मुझे सही उत्तर बता देती थी। जवाब दिया। फिर मुझे खुद सोचने को कहा। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे अकाउंट में लॉग इन करूंगी। होमवर्क में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, मैंने अनिच्छा से सिर हिलाया। आज रात स्कूल के बाद मैं घर जाने की तैयारी में निकल पड़ी। इस बार एम्मा ने जल्दी नहीं की। आखिर उसे पता था कि मेरा घर कहाँ है। उसने स्कूल के बाद लिली और मेडिसन से थोड़ी देर बात की। फिर रास्ते में उसने उन्हें अलविदा कहा। जब वह घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा कि मैंने पहले ही रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था। जब हमने साथ में खाना खाया तो एम्मा बातचीत शुरू करने के लिए कोई विषय ढूंढना चाहती थी। उसने पूछा, खेल प्रतियोगिता में दिलचस्पी है? तुम खेलों में बहुत अच्छी हो। अगर तुम हिस्सा लोगी तो तुम्हें जरूर कुछ स्वर्ण पदक मिलेंगे। लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे दिलचस्पी नहीं है। तो फिर एशले का क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वह हिस्सा लेना चाहेगी? एम्मा ने हार नहीं मानी। उसने एशले के बारे में सोचा। आखिर एशले खेलों में मेरी बराबरी कर सकती थी। महिलाओं की स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर उस दिन वह बीमार होने का बहाना बनाकर प्रतियोगिता में न आए तो अच्छा होगा। शायद वो खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं लेना चाहेगी। एम्मा को दिलचस्पी हुई। तुम्हें लगता है कि वो भाग नहीं ले सकती? तो मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूं। अगर वो भाग लेना चाहेगी तो मैं भी भाग लूंगी। ठीक है। ये सुनकर एम्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो तय करते हैं कि हालांकि उसे नहीं पता था कि वो एशले को मना पाएगी या नहीं, लेकिन अगर वो उसे मना लेती है तो वो एक और व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है। इन 2 काबिल सहायकों के साथ इस छोटी सी प्रतियोगिता को आयोजित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। खाना खत्म करने के बाद एम्मा और मैं डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था।
अब मुझे हर सेकंड और मिनट का सदुपयोग करना था। एम्मा की मदद से मुझे कोई रुकावट नहीं आई। पढ़ाई में दक्षता बहुत अधिक थी। एम्मा ने आसपास देखा, फिर मेरी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन चुप रही। कुछ पल की झिझक के बाद उसने धीरे से कहा, क्या मैं नहा सकती हूं? जरूर जाओ। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। नहाने की जरूरत ही क्या थी? पूछने की क्या जरूरत थी? और हां, एम्मा के पूछने का कोई कारण तो जरूर था। वह इसे सचमुच अपना घर नहीं मान सकती थी। हां, ठीक है। एम्मा धीरे से उठी और बाथरूम की ओर चल पड़ी। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर में बाथरूम से पानी की आवाज आई। हालांकि बाथरूम का दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन यह सोचकर कि मैं बाहर बैठा हूं, एम्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। नहाने के बाद उसने बाथरूम में अपने बाल सुखाए और फिर बाहर आई। उसने देखा कि मैं अभी भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहा हूं। मेरी मुद्रा भी नहीं बदली थी। उसे लगा कि मैं सचमुच बहुत मेहनती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर थक जाऊंगी। आखिरकार पढ़ाई तो रातों रात नहीं हो जाती। काम और आराम को संतुलित रखना जरूरी है। मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे में कंप्यूटर है। क्या तुम गेम नहीं खेलते? मैं खेलती हूं, लेकिन परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। समय नहीं है। मुझे याद आया, हर बार घर आते ही मैं गेम खेलती थी। एशले के साथ गेम खेलती थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी कक्षा में टॉप 20 में है, जबकि मैं 200 से नीचे गिर गई। फिर भी वह कभी कभी स्कूल जाती थी। इंटरनेट कैफे। असल में तुम थोड़ा खेल सकते हो। लगातार पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। थक जाओगे। थोड़ा ब्रेक क्यों न लें? थोड़ा खेल लो। एम्मा जानती थी कि मैं आसानी से नहीं मान जाता। आखिर मैंने उसकी आदतें तो देखी ही थीं। लेकिन जब उसने यह कहा तो मैंने हिचकिचाते हुए कलम रोक दी। एम्मा की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, क्या सच में ठीक है? बिल्कुल। इससे दिमाग को आराम मिलेगा और पढ़ाई बेहतर होगी। तो उसकी बात सुनो। हाँ, तो मैं थोड़ा खेल लेता हूं। इतना कहकर मैं तुरंत खड़ा हुआ और दौड़कर इंटरनेट कैफे में चला गया। मैं कमरे में इसलिए बैठी थी क्योंकि पिछली बार जब मैं एशली के साथ इंटरनेट कैफे गई थी, तब से मैंने गेम खेलना बंद कर दिया था। रोज एम्मा को गेम के बारे में बात करते सुनकर मुझे बहुत बेचैनी होती थी। अब जब एम्मा ने कहा कि थोड़ा बहुत गेम खेलना ठीक है, तो मैंने उसकी बात मान ली। हमारी क्लास में एक टॉप 5 स्टूडेंट है। अगर टॉप 5 स्टूडेंट ऐसा कहते हैं तो वो गलत नहीं हो सकते। इस समय एम्मा थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी बात सुनूंगी, या शायद मैं सच में थोड़ा गेम खेलना चाहती थी। आखिर में एम्मा भी कमरे में आ गई, मेरे साथ कमरे में। मैंने देखा कि मैंने कंप्यूटर चालू कर दिया था। वो बिस्तर के पास बैठ गई, यह देखने के लिए कि मैं क्या खेलूंगी। नतीजा ये हुआ कि मैंने गेम खोला। उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी से चैट विंडो खोली हो। फिर मैंने हेडफोन डेस्क पर रख दिए और आवाज पूरी बढ़ा दी। क्या तुम सुन सकती हो? आवाज सुनकर एम्मा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि हेडफोन से एशले की आवाज आ रही थी। ओह, मैं सुन सकती हूं। आज तुम ऑनलाइन क्यों हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? काम और आराम में संतुलन कैसे बनाएं? इस मिशन में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एम्मा चुपचाप मेरे बगल में खड़ी मुझे देख रही थी, मुझे गेम में मग्न देखकर। एम्मा के सुनने के डर से वह कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन तभी हेडफोन से अचानक एक दूसरी महिला की आवाज आई। क्या यह नाथन है? ये सुनकर मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं, मैं नाथन हूं। मेरी आवाज कोमल और सधी हुई थी। एम्मा ने मुझे पहली बार इस तरह बोलते सुना, मानो उसने मेरे व्यक्तित्व का एक नया पहलू खोज लिया हो। बहुत दिलचस्प। अभी अभी ऐसा लगा जैसे तुम्हारी ही आवाज हो। तुम कब आओगी? लगता है आंटी और मामा दोनों तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। महिला की आवाज बहुत कोमल थी, लहजा बिल्कुल मेरी माँ जैसा। ओह आंटी, मैं अगले सप्ताहांत आऊंगी, वादा कर दिया है। मैं अगले सप्ताहांत किराने का सामान खरीदने जाऊंगी, आना मत भूलना। ठीक है, एम्मा ने सुना, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या झलक रही थी। क्या परिवार का यही एहसास होता है? कोई तुम्हारी परवाह करे, कोई तुम्हारे बारे में चिंता करे। तुम
हालांकि वह यहाँ अकेली रहती है, फिर भी कुछ लोग उसे याद करते हैं, मेरे जैसे नहीं। जब भी मैं हाल की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल टूट जाता है। एम्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दिल दर्द से तड़प रहा था, जैसे जल रहा हो। उसकी आंखें धुंधली सी लग रही थीं। मुझे भी इस समय एम्मा का मूड अस्थिर सा महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी चाची से बातचीत खत्म की, गेम और कंप्यूटर बंद कर दिया। एम्मा जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गई। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके चेहरे के हाव भाव देखूं। हालांकि वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुरानी बातें याद आने पर वह रोने से खुद को रोक नहीं पाती थी। वह क्या कर सकती थी? वह तो अभी अभी बालिग हुई लड़की ही थी। तभी मैंने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। किस बारे में? एम्मा ने बस मुंह खोला ही था कि तुरंत उसके आंसू बहने लगे। उसकी नाक में जलन हो रही थी, इसलिए उसकी आवाज भी थोड़ी रुंध गई थी। बेशक, तुम्हारी स्थिति के बारे में तुमने बहुत सी बातें साफ साफ नहीं कही हैं, है ना? उदाहरण के लिए, तुम्हारे पास रहने की जगह क्यों नहीं है? हालांकि मेरे मन में कई शंकाएं थीं, फिर भी मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि इससे एम्मा को दुख होगा। लेकिन आज मुझे लगा कि अब उसके बोलने का समय आ गया है। आखिरकार, कम से कम कोई उसकी बात सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। एम्मा ने अपना सिर बहुत नीचे झुका लिया। आंसू लगातार बहते रहे। वह सिसकते हुए फुसफुसाई। शायद मैंने अंदाजा लगा लिया था कि एम्मा कुछ कहना नहीं चाहती। मैं खड़ी हुई, बिस्तर के पास गई और धीरे से अपना हाथ एम्मा के कंधे पर रखा। क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आपको जरूर बोलना चाहिए। इस उदासी को अकेले सहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। कम से कम एक व्यक्ति तो है जो आपकी भावनाओं को समझता है। एम्मा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे, लेकिन जब उसने मेरी नजर देखी तो उसके दिल की उदासी अचानक आधी कम हो गई। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्योंकि अब मेरा कोई घर नहीं है। वह घर मेरा नहीं है। मैं वहां नहीं रह सकती, चाहे वह किसी का भी हो। मैं थोड़ा हैरान थी। ऐसा लगा जैसे वहां इस कहानी में अभी भी कई छिपी हुई मुश्किलें थीं। मैंने टिश्यू पेपर ली और एम्मा से अपने आंसू पोंछने को कहा। जब वह थोड़ी शांत हुई तो धीरे धीरे बोली, मेरा परिवार पुनर्विवाहित परिवार है। मेरी माँ मुझे अपने साथ रहने के लिए लाई थी। मेरे पिता का भी एक बच्चा है, लेकिन वह मेरे पिता की पूर्व पत्नी का है। उनका निधन हो चुका है। मेरे पिता की पूर्व पत्नी अपने बेटे को घर में रहने के लिए लाई है, क्योंकि संपत्ति के कागजात मेरे पिता के नाम पर हैं और वे सहमालिक हैं। तलाक के बाद उन्होंने घर पर अपना अधिकार जताया था, लेकिन अब वे घर वापस पाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मैंने भौहें चढ़ा लीं। मेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा था। क्या यह मुश्किल समय में फायदा उठाना नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे आपको मुआवजा देने का इरादा ही न रखते हों? एम्मा लगभग पूरी तरह से निराश होकर सिर हिलाती है। मुझे भी लगा कि मेरा सवाल बेमानी है। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम उनकी अंतरात्मा से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मेरी माँ ने मेरे पिता से शादी की थी, लेकिन उन्हें रिश्तेदारों की मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए अब कोई भी रिश्तेदार मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सब मुझे नाजायज औलाद कहते हैं। तुम्हारे असली पिता का क्या? मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं। उन्हें देखे हुए कई साल हो गए हैं, और अगर मैं उनसे मिल भी जाऊं तो उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं होगी। एम्मा ने बोलना शुरू किया। साफ तौर पर उसकी भावनाएं काफी हद तक स्थिर हो गई थीं। शायद ये शब्द उसके दिल में बहुत लंबे समय से दबे हुए थे। सचमुच इसी वजह से वह इन्हें सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, मानो मैं समझ रही थी कि एम्मा किस दौर से गुजर रही है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि एम्मा को जीवन में इतने बोझ उठाने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में और मूसलाधार बारिश में, जब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, यहां तक कि अगले दिन शायद वह जीवित भी न रह पाए, तब भी वह बस रोती रही। उसने समाज से बदला नहीं लिया, हार नहीं मानी, आत्महत्या नहीं की। अब वह सामान्य रूप से स्कूल भी जा सकती है। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान दिखती है।
मुझे लगा कि वह काफी मजबूत थी, इतनी मजबूत कि मुझे खुद पर विचार करने को मजबूर कर दिया। सचमुच प्रशंसनीय। ये सोचते हुए मैंने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था, क्योंकि ईश्वर ने ही मुझे एम्मा की मदद करने का अवसर दिया था। इसके अलावा वह कितनी प्यारी लड़की थी। बाहरी कारकों से बाधा नहीं पड़नी चाहिए। उसके आगे बढ़ने के रास्ते को देखकर मैंने एम्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। खाना, रहने की जगह, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें रहने सहने के खर्चों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम खुद कमाने और अपना भरण पोषण करने लायक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस पढ़ाई और अच्छे जीवन पर ध्यान दो। एम्मा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अचानक आश्चर्य से भर गईं। उसके पूरे चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने अपना मुंह खोला। मैं स्तब्ध रह गई। आंखें भी चौड़ी हो गईं। मैं इतनी होशियार छात्रा को जीवन में इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। चिंता मत करो, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। मुझे हर महीने काफी पैसे मिलते हैं। अगर तुम खेल खेलना चाहती हो तो मेरे खेल के सामान को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें हर महीने अपने खर्च का आधा हिस्सा दूंगी। एम्मा ने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हम सिर्फ सहपाठी हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे शब्द कह सकती हूं उससे। हम तो बस हाई स्कूल के सहपाठी हैं। और तो और, स्कूल के 2 साल में हमारी बातचीत भी मुश्किल से ही हुई थी। अब मैं ये शब्द कह सकती हूं कि मैं उसका साथ दूंगी। ठीक है, अब और बहस मत करो। तुम जानती हो कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा जिद्दीपन है। एम्मा ये बात अच्छी तरह समझ गई थी। वह मुझसे बहस नहीं कर सकती थी और अब उसे जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना था। इसलिए सबसे जरूरी था कि वह मकान मालिक की बात सुने। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या? मैं हैरानी से अपना सिर खुजलाने लगा। क्या? जब कोई पुरुष किसी महिला का सहारा बनता है तो क्या उससे कुछ अपेक्षा नहीं की जाती? एम्मा जानती थी कि अगर वह मान गई तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आखिर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। यह कहते ही उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी ठोड़ी सहलाई और शांत भाव से कहा, इसे सहारा कहना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन मुझे सच में तुमसे कुछ काम करवाने हैं। तुम बताओ। एम्मा का चेहरा टमाटर की तरह लाल था, कांप रहा था। एक डरी हुई हिरनी, लेकिन फिर भी अपने गले से आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। अब उसके लिए यह मौका बहुत कीमती था। उसे जिंदा रहना था। उसके बाद वह पढ़ाई, इज्जत, यहां तक कि अपने शरीर जैसी दूसरी चीजों के बारे में सोच सकती थी। अगर कोई और होता तो शायद वह बिना झिझक के मना कर देती, लेकिन मेरे सामने उसने बिना किसी झिझक के दिल से हां कह दी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मेरे परिवार ने कहा है कि अगर इस परीक्षा में 50 रैंक नहीं बढ़े तो रहने का खर्च काट दिया जाएगा। इसलिए हमारे रहने के खर्च के लिए मेरी पढ़ाई में मदद करो। मेरी मदद करने की कोशिश करो। मासिक परीक्षा से पहले अपने अंक सुधारने हैं। दूसरी ओर लिली अचानक अपने सपने से जाग उठी। अचानक उठ बैठी। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। अब काफी रात हो चुकी थी। कमरा असामान्य रूप से शांत था। केवल घड़ी की टिक-टिक की आवाज आ रही थी। लिली ने गहरी सांसें लीं। अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश की। शांत होने के बाद उसने जल्दी से अपने बिस्तर के पास रखा फोन उठाया। देखा कि उसमें केवल एक ही अपठित संदेश था, एक टेक्स्ट मैसेज। उसने फोन नीचे रख दिया। उसका दिमाग अभी भी लगातार उस सपने को याद कर रहा था। पता नहीं वह दृश्य क्या था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोने से पहले भी वह उसी सपने के बारे में सोच रही थी। वह सपना हमारे बारे में था। सपने हमारी मुलाकात, एक दूसरे को जानने, सब कुछ याद करने और उन चीजों के बारे में भी बताया गया जो कभी हुई ही नहीं थी। सपने में भी हम साथ थे। हमारा रिश्ता दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हमारे बीच एक व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। वह व्यक्ति एम्मा थी। इसलिए वह अचानक जाग गई।
पहले तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब लिली को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। इस समय उसके दिल में बस यही इच्छा थी कि वह मुझसे तुरंत मिले, इसलिए अंत में भी वह मुझे जाने नहीं दे सकी। लिली ने अपना फोन देखा। अभी तक संदेश का कोई जवाब नहीं आया था। उसे याद आया कि वह मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे मना कर दिया गया था। फिर भी वह अब हार नहीं मानना चाहती थी। उसने यह भी तय कर लिया कि ग्रेजुएशन से पहले कोशिश करनी ही होगी। क्या यह किसी का पीछा करना नहीं है? क्या मैंने भी 2 साल तक उसका पीछा नहीं किया? तो अगर वह मेरी तरफ मुड़कर मेरा पीछा करे तो इसमें क्या गलत है? अगर इसे मजाक समझा जाए तो उन्हें देखने दो। कुछ देर तक मैंने सोचा कि उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन मेरी डेस्कमेट थी। हमारा रिश्ता इतना अच्छा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी। हमारी पर्सनैलिटी और सोच भी काफी मिलती जुलती थी, जिससे उसे लगता था कि शायद अगले ही पल हम साथ होंगे। इसीलिए अब उसे मदद की जरूरत थी, और दिल से तो उसे किसी ऐसे प्रतिद्वंदी की जरूरत ही नहीं थी जिससे उसे कोई खतरा ना हो। एम्मा स्वाभाविक रूप से उसकी पहली पसंद बन गई। एम्मा, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह एम्मा और मैं साथ स्कूल गए, लेकिन आज एम्मा को देखकर उसकी आज का मूड कल से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारा तनाव दूर हो गया हो। वो बहुत शांत दिख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। आज शनिवार है, दोपहर को छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिवीजन में मदद करने के लिए धन्यवाद। एम्मा ने मेरी तरफ देखा, हल्के से सिर हिलाया और धीरे से बोली, ठीक है। आज सुबह स्कूल जाते समय हमने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। एम्मा ने जानबूझकर ऐसा किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि लिली देख लेगी और उसे बुरा लगेगा। मुझे शक हो रहा था, लेकिन आज सुबह एम्मा मेरे साथ चल रही थी। न सिर्फ साथ साथ, बल्कि बिल्कुल भी धीमी भी नहीं हो रही थी। मैंने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम्हें दूसरों द्वारा देखे जाने का डर नहीं लगता? साथ में स्कूल जाना ठीक नहीं है? डर नहीं लगता? सहपाठी के साथ स्कूल जाने में क्या बुराई है? एम्मा भी मान गई। हम दोनों स्कूल में दाखिल हुए। तभी अचानक हमारे सामने एक जानी पहचानी शख्सियत दिखाई दी। उस शख्स को देखते ही एम्मा की आंखें चमक उठीं। जरूर एशले होगी। हाँ, वही है। ठीक है। मैंने तुरंत उस आकृति को पहचान लिया। वाकई वह एम्मा थी। तो क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? जरूर। अनुमति मिलने के बाद एम्मा उत्साह से एशले की ओर दौड़ी। वह कल किया मेरा वादा नहीं भूली थी। अगर एशले खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकती है तो मैं भी भाग लूंगी, क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी। इससे साबित हो गया कि वह कितना भी मनाने पर भी मना नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने 10 बजे एक छोटी सी योजना बनाई। मासिक परीक्षा से पहले मेरे अंक सुधारने में मेरी मदद करो। एम्मा एशले के पास दौड़ी, अभिवादन किया, उसे खुशी से झूमते हुए। इस समय एशले च्यूइंग गम चबा रही थी। उसका बबल मुट्ठी जितना बड़ा था। नतीजतन एम्मा की आवाज से वह चौंक गई। बबल गम जोर से फूटा और उसके मुंह के कोने पर चिपक गया। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, एशले ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फिर गम का रैपर लिया, उसमें से गम निकाला और उसे लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। एम्मा कुछ कहने ही वाली थी कि एशले अचानक उसके पास आ गई, जिससे वह घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। उनके बीच की दूरी सिर्फ एक कदम थी। वह झुककर एम्मा के शरीर को सूंघने लगी, फिर उसके बालों को सूंघा और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। उसने जानबूझकर मुस्कुराया। एम्मा को वह मुस्कान थोड़ी डरावनी लगी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, हूं, क्या हुआ? तुम नाथन के साथ रह रही हो, कैसा लग रहा है? एम्मा ने प्रतिक्रिया देते ही तुरंत अपना चेहरा पीला कर लिया। उसका चेहरा पहले राग जैसा हो गया, फिर लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाथन के घर रह रही हूं? मैंने तुम्हारे और नाथन के बीच की खुशबू से अंदाजा लगा लिया। बिल्कुल एक जैसी। तुम्हारे बालों की खुशबू भी एक जैसी है, उसके जैसा ही। वही पुरुषों का शैम्पू और वही बॉडी वॉश भी। मुझे लगता है कि आप दोनों उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। तो मुझे यकीन है कि आप अभी उसके घर पर ही रह रही हैं। खैर, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। क्या पता ये महज एक संयोग हो। तब तो मैं माफी मांग लूंगी। कोई बात नहीं, मैं शर्लक होम्स नहीं हूं।
अगर मेरा अंदाजा गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। मैंने भले ही आपको चिढ़ाया हो, लेकिन आपने मान लिया है। एशले के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। वह बहुत संतुष्ट लग रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सफलता से खुश हो। उनकी शरारत पर एम्मा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा कभी सफेद तो कभी लाल हो रहा था, जो वाकई दिलचस्प लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने सचमुच बुद्धि से हारने का दर्द महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि शायद मैं सही थी। अगर वह एशली के साथ ज्यादा देर रही तो वह निश्चित रूप से हीन महसूस करेगी। इस समय एम्मा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वह जानती थी कि कुछ भी कहना बेकार है। एशली इसे जरूर समझ जाएगी, शायद फिर से धोखा खा जाए। लेकिन एशले का एम्मा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे एम्मा की कलाई कसकर पकड़ ली। शरारती मुस्कान के साथ धीरे से कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तुम नाथन के घर क्यों रह रही हो? तुम्हें तो पता ही होगा कि नाथन और मेरा रिश्ता कैसा है ना? फिर क्लास जाते समय एम्मा ने एशले को बताया कि वह मुझसे कैसे मिली और फिर मेरे घर पर रुकी। उसने पिछली रात की घटनाओं का जिक्र नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वह फिलहाल मेरे घर पर रह रही है। एम्मा की इस मुश्किल कहानी को सुनकर एशले उसके चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। पहले वाला मजाकिया भाव गायब हो गया था। मैं समझ गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एशले ने धीरे से एम्मा के कंधे पर थपथपाया। उसने कुछ भी दिलासा देने वाली बात नहीं कही। एम्मा भी समझ गई। आखिर इस मामले में वह मुझसे काफी मिलती जुलती थी। कक्षा में प्रवेश करने के बाद दोनों अपनी अपनी सीटों पर लौट आईं। जहां तक मेरी बात है, मैंने एशले को अपनी सीट पर अस्वस्थ बैठे देखा, इसलिए मैंने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या हुआ? एशले ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तुम खेल क्यों नहीं खेल रही थी मेरे साथ। पता चला कि तुम घर पर एक लड़की को छुपा रहे हो। मैंने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। कुछ ही सेकंड में मुझे समझ आ गया कि क्या जवाब देना है। मुझे पता था कि मैं इसे एशली से ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। देर सवेर उसे पता चल ही जाएगा। मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एशली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्लास प्रेसिडेंट की स्थिति के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे काम का समर्थन करती हूं। इस समय मैंने एशली की ओर देखा। काफी देर बाद धीरे धीरे मैंने मुंह खोलकर कहा, क्या तुम सहमत हो? अगर तुम होते तो तुम वो नहीं करते जो मैंने किया, है ना? हालांकि तुम्हारा तरीका तो तुम्हारा अपना अंदाज है। मैं रुका, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता जब तक कि तुम बाद में उसके साथ रहने का इरादा न रखते हो। एशले के बारे में मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एम्मा की तरफ देखने लगा। उसी क्षण एम्मा भी मेरी तरफ देखने लगी। काफी देर तक घूरने के बाद एम्मा ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। कुछ ही सेकंड बाद वह वापस मुड़ गई। मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मेरी निगाहें गहरी हो गईं, मानो कुछ सोच रही थी। मेरे बोलते ही मैंने कहा, इसीलिए मैं हूं और तुम हो। हम एक जैसे नहीं हैं। बेशक सही या गलत को परखने का कोई मानक नहीं है। तुम्हें बस वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। एशले अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और मेरी बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। फिर बोली, फिर भी मुझे वो काफी प्यारी लगती है। मुझे अजीब लगता है, खासकर बहुत प्यारी। उसे चिढ़ाना बहुत मजेदार है। बिल्कुल सही। तुम्हारे लिए तो सब बेवकूफ हैं। वैसे तुम उसे मार भी रही हो मुझ पर। वैसे दोबारा ऐसा मत करना, वरना मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एशले और मैंने एक दूसरे को देखा। एशले ने सीधे अपना गला साफ किया और हाथ हिलाया। स्कूल के बाद एम्मा ने अगले महीने की परीक्षा से संबंधित कुछ बातों के बारे में पूछने के लिए अकेले ऑफिस जाने की योजना बनाई थी। हालांकि जब वह ऑफिस से बाहर निकली तो उसने देखा कि कोई वहां सिर झुकाए खड़ा इंतजार कर रहा है। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, चलो चलते चलते बात करते हैं। दोनों आराम से गलियारे में चलने लगे। लिली पिछली रात की अपनी दृढ़ता को याद करते हुए लिली ने कहा, एम्मा,
मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसे पाने की कोशिश करना चाहती हूं। अच्छा, तो कोशिश करो। लिली को एम्मा से इतनी जल्दी सहमति की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि एम्मा उसे हार मानने की सलाह देगी। सच में तुम सहमत हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह कर सकती हूं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो बाद में पछताने से बेहतर है कि कोशिश कर लो। हाँ, तुम सही कह रही हो। लिली को एम्मा का समर्थन मिला। तुरंत ही उसका मूड बेहद आत्मविश्वास से भर गया। आखिर सहानुभूति और समर्थन के बिना आत्मविश्वास तो होता ही नहीं। मेरी मदद करो, है ना? इस पल यह सुनकर एम्मा स्तब्ध रह गई। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन लिली की आशा भरी आंखों को देखकर वह मना नहीं कर सकी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? क्या मैंने पहले भी उससे बात करने में तुम्हारी मदद नहीं की थी? वह असफल रही। हाँ, लिली ने सोचा। एम्मा ने कुछ मुश्किल भाव दिखाया, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिली को दूसरा मौका नहीं दूंगी। और लिली उसकी दोस्त थी। वह लिली की मदद से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उससे नफरत करने लगूं तो? एक तरफ उसकी अच्छाई थी, एक तरफ मैं थी दोस्त। सच कहूं तो एम्मा को अब तक यह नहीं पता था कि मेरा और उसका रिश्ता क्या है। क्या हम सहपाठी थे, दोस्त थे या रूममेट? अचानक लिली ने एम्मा को घूर कर देखा और बोली, तुम एशले को ब्लॉक करने में मेरी मदद करो। एशले को किस लिए ब्लॉक करूं? मुझे लगता है कि वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें बस उससे बात करने की कोशिश करनी है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है। ये मुश्किल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। समय जल्दी बीत गया और दोपहर के भोजन का समय हो गया। इस समय मैं बाथरूम से वापस आ रही थी। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, नाथन। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, तो मैं भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। स्कूल में लिली मेरी सहपाठी लगती थी, लेकिन हमेशा ऐसा दिखावा करती थी जैसे मुझे जानती ही न हो। ऐसा लगता था जैसे उसने गलियारे में कभी मेरा नाम नहीं पुकारा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। वह घबराई हुई थी, शर्मिंदा थी। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसी क्षण लिली ने मुझे कक्षा से निकलते और एशली को पीछे छोड़ते हुए देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि यही उसका मौका है, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की। उसी समय एम्मा अपनी योजना के अनुसार कक्षा में एशली को रोके हुए थी। एम्मा मेरी सीट पर बैठ गई, अपने बगल में बैठी एशली को देखते हुए। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन रुक गई। एशली ने अपना पेन नीचे रखा, ऊपर देखा और पूछा, तुम क्या कर रही हो एशली? तुम अक्सर नाथन के साथ खेलती होगी, है ना? एशली थोड़ी हैरान हुई, फिर सिर हिलाया। हाँ, क्यों? ईर्ष्या? क्या उसे जलन हो रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं, एम्मा ने जल्दी से समझाया। एशले अचानक पास आई। उसकी आंखें एम्मा को गंभीरता से देख रही थीं, उसकी घबराहट भरी आंखें। तो क्या हुआ? एम्मा और भी घबरा गई। उसके दोनों कान लाल होने लगे। कुछ सेकंड बाद एशले मुंह फेरकर धीरे से हंसी। ठीक है, बस मजाक कर रही थी। इस समय एम्मा पत्थर की तरह थी, चेहरा जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल रुक जाएगा। इस समय एम्मा सच में लिली को बताना चाहती थी। क्यों ना तुम कोशिश करो एक बार। एशले को कुछ देर यहीं रखो, उसके चिढ़ाने से बच जाना ही बेहतर होगा। हालांकि एशले अचानक गंभीर हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज भारी हो गई। उसने एम्मा से कहा, नाथन ने कहा, तुम्हें किसी और से प्यार है। वो कौन है? क्या तुम जानना चाहती हो? एम्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एशले ने सिर हिलाते हुए कहा, बता नहीं सकती, बेहतर होगा कि न बताऊं। उसने मुझे किसी को न बताने के लिए कहा है। ठीक है, उसे गुस्सा मत दिलाना। एम्मा ने धीरे से अपने होंठ काट लिए। काफी देर बाद फिर भी उसने अपना मुंह खोलकर कहा, मैं वादा करती हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो। एशले ने एक पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने हाथ हिलाकर एम्मा को पास आने का इशारा किया। एम्मा ने अपना कान पास किया। एशले ने उसके कान में फुसफुसाया, उसे किसके लिए फीलिंग्स हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है
कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। इस पल एम्मा ने अपना सिर मेरी डेस्क पर रख दिया। दोनों कान खुले हुए थे, लाल हो गए थे, छोटे पैर लगातार हिल रहे थे, जमीन पर रगड़ते हुए। एशले हंसते हंसते रो पड़ी, फिर रुकी। उसने एम्मा के कंधे पर धीरे से थपथपाया। ठीक है, मुझे माफ करना। मेरा मतलब नहीं था। तुम्हें चिढ़ाना बहुत आसान है। मैं खुद को रोक नहीं पाई। एम्मा ने अपना कंधा थोड़ा हिलाया, मानो एशले की माफी का विरोध कर रही हो, क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत भोली थी। एशले के चिढ़ाने पर वह कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मन कर रहा था कि कहीं छिप जाऊं। एशले को भी लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया। उसे अपने आप ही तसल्ली मिल गई। गुस्सा मत करो। असल में मुझे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए भी कुछ भावनाएं हैं, नहीं तो वह तुम्हें अपने घर में क्यों रहने देता। अगर मुझे चुनना होता तो नाथन के साथ सबसे अच्छी जोड़ी कौन बनती? मैं तुम्हें चुनती। ये सुनकर एम्मा ने धीरे से अपना सिर उठाया और बगल में बैठी एशले को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या तुम फिर से मुझे चिढ़ा रही हो? नहीं, इस बार मैं सच कह रही हूं, कसम से। एशले के होठों पर मुस्कान ने एम्मा को उसकी बातों पर यकीन दिला दिया। इस समय एम्मा की भावना पहले से भी ज्यादा भरोसेमंद थी। एशले गंभीर थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एम्मा खड़ी हो गई। उसने एक पल सोचा, फिर प्रतिक्रिया दी। शायद एशले ने उसे धोखा दिया था। यहां 2 मिनट से भी कम समय तक बैठे रहना पूरी तरह से धोखा खाने जैसा लग रहा था। मैंने एशले के समर्थन के कारण नाथन के लिए अपनी भावनाओं को क्यों कबूल किया? वह खुद पर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसने अपनी बहुत शर्मिंदगी भी महसूस की। तुम कब से खाना न खाने में दिलचस्पी लेने लगी? इस समस्या का सामना करते हुए एम्मा एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही। इस क्षण उसका दिमाग अचानक सुन्ने हो गया। सही कहा ना, वह कब से ऐसी भावनाएं? क्या ये कल रात की बात है जब मैंने उससे वो शब्द कहे थे, वो वादे जो मैंने तब किए थे, या जब मैंने उसके लिए दोपहर का खाना बनाया था, जैसे जब मैंने उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया था, या जब से मैं उसे घर लाया हूं उसके लिए खाना बनाया है, जब उसे ठंड लग रही थी और भूख लगी थी, जब मैंने गर्म पानी लाकर उसे गर्म रखने की कोशिश की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एम्मा को सब समझ आ गया। ये भावना अचानक नहीं आई, किसी खास पल में, निश्चित रूप से जब से मैं उससे मिला हूं, ये भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। शुरुआत में मेरे मन में उसके लिए भावनाएं जागने लगीं, फिर हर दिन वो भावनाएं और भी प्रबल होती गईं। अब तक मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जब वो लिली को ठुकरा देता था तो मुझे खुशी होती थी। उसके और लिली के रिश्ते के बारे में जानकर मुझे राहत की सांस आती थी। यहां तक कि जब कक्षा की लड़कियां उससे बात करने आती थीं तो मुझे चिंता भी होती थी। अगर ये बातें साबित नहीं करती कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं, तो मैं वो इंसान हूं जो उसके घर में रहने के बाद से ही सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही हूं। एम्मा ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे जरा भी चिंता नहीं थी, न ही शर्मिंदगी, क्योंकि अब सब कुछ मैंने ही उसे दिया है। ओह, ऐसा है तो क्या तुम सचमुच तैयार हो? एम्मा थोड़ी चौंक गई। उसने बेसुरी आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एशले ने अपनी कलम से सामने खाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे पता है तुम यहां किस लिए आई हो। लिली पहले ही बाहर चली गई है, शायद नाथन को ढूंढने। पिछले कुछ दिनों से वह चुपके से नाथन पर नजर रख रही है, और मुझ पर भी। उसकी सोच से तो यही लगता है कि वह मुझे अपनी प्रतिद्वंदी समझती है। तो फिर तुम मुझसे बात करने यहां आई हो ताकि वह जाकर मुझे ढूंढ सके। नाथन मुझे अचानक बाहर जाकर उनसे मिलने से रोक रहा था, है ना? एम्मा स्तब्ध रह गई। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। एशले ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सही है या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस गलती से तुम्हें थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया था। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती थी। मुझे पता है तुमने दोस्ती के लिए ऐसा किया, लेकिन अगर वह सच में किसी बात को लेकर चिंतित है। एशले के इस बयान ने उसे एकदम चुप कर दिया। इस समय उसका दिमाग पूरी तरह से ठिठक गया था। उस पल एम्मा खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी।
उसके दिमाग में सब कुछ अस्त व्यस्त था। एश्ले ने देखा कि एम्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसने सिर हिलाकर कहा, बेशक मैं प्यार को नहीं समझती। अगर तुम चाहो तो मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। एम्मा ने गहरी सांस ली, अपने निचले होंठ को कसकर दबाया, सिर नीचे किया और डेस्क के नीचे मुट्ठियां भींच ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ पीले पड़ गए। उसकी धड़कन भी धीरे धीरे तेज हो गई। इसी समय लिली ने मुझे वापस बुलाया। शुरू में मैंने भुगतान करने की योजना नहीं बनाई थी। ध्यान भटक रहा था, लेकिन अचानक वह दौड़कर आई, मेरी आस्तीन पकड़कर मुझे सीढ़ियों की ओर खींचने लगी और कहने लगी कि वह बात करना चाहती है। मैंने उसका हाथ छुड़ाने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि वह गिर जाएगी। आखिरकार एक लड़की के साथ मैं अभी भी इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकता था। नाथन बोलो, मैंने भौहें चढ़ा लीं। मेरी आवाज थोड़ी नाराज थी। हालांकि इस समय लिली थोड़ी डरी हुई और अपरिचित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे पिछली रात का सपना याद आ गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, मुझे पता है, मैंने तुमसे कई बार वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बार बार अपना वादा तोड़ दिया। अब कुछ भी कहने से मेरे द्वारा पहुंचाए गए दर्द की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगी। क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मुझे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ भी समझाना बेकार है। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन लिली का इस दुर्लभ मौके को हाथ से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। तो फिर मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने भौहें चढ़ाते हुए अपना हाथ जोर से हिलाया। इस तरह मैं लिली से बच नहीं सकती थी। उसके चिपके रहने का एहसास मुझे पागल कर रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, लिली लड़की क्यों है? अगर वह लड़का होती तो मैं बहुत पहले ही हिंसा का सहारा लेकर इस समस्या को सुलझा लेती। अब बस यही उम्मीद कर रही थी कि क्लास जल्दी शुरू हो जाए। तो तुम यहां थी। तभी अचानक दोनों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एश्ली थी। पता नहीं कब आई थी। उसके पीछे एम्मा भी थी। एश्ली ने कहा, मुझे तुमसे किसी काम से मिलना है, मेरे साथ चलो। मैंने लिली को लगभग नजरअंदाज कर दिया। उस पर ध्यान देने की जहमत ही नहीं उठाई। लिली आगे बढ़ी और मुझे खींचकर ले गई। लिली वहीं अवाक खड़ी रह गई। एम्मा धीरे से पास आई और बोली, माफ करना, माफ करना। मैं एश्ले को रोक नहीं पाई। मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। इस पल मैंने राहत की सांस ली। धन्यवाद एश्ले, मैंने धीरे से कहा। हालांकि एश्ले ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक व्यक्ति की मदद कर रही थी। मैं उसकी एहसानमंद हूं। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे स्कूल खत्म हो गया। मुझे डर था कि कहीं मुझे रोका न जाए, फिर किसी ने मुझे परेशान कर दिया। इसलिए स्कूल खत्म होते ही मैं जल्दी से क्लासरूम से निकल गई। एम्मा ने अपना सामान पैक कर लिया। लिली का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। आज दोपहर की घटना का उस पर गहरा असर पड़ा था। एम्मा ने अपनी नज़र एश्ले की तरफ घुमाई, जो जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। क्लासरूम से बाहर निकलते ही एम्मा तुरंत एश्ले के पास गई। एश्ले ने कहा, आज दोपहर के लिए धन्यवाद। उस समय वह काफी देर तक सोचती रही। मैंने एश्ली से मदद मांगने का फैसला किया। एश्ली समझ गई कि वह लिली के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि लिली मुझसे संपर्क करे, इसलिए एश्ली ने प्रस्ताव रखा कि वह इस मामले में खलनायक बन जाए। आखिर क्या लिली पहले से ही एश्ली को प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती थी? तो बस उसे ऐसा ही सोचने दो। फिर आज दोपहर का दृश्य हुआ। कुछ नहीं, इसका जिक्र मत करो, बस उसे मुआवजा दे रही हूं। मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी मदद करना ही सही है। एम्मा को अब सच में लगा कि कुछ नहीं हुआ। कम से कम अभी के लिए वह और एश्ले को सिर्फ दोस्त ही माना जा सकता था। मजाक मस्ती मायने रखती थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। एम्मा को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, ओह, वैसे कल छुट्टी है, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? नहीं, अगर घर पर बैठकर गेम खेलना भी काम माना जाए तो हाँ। फिर
क्या तुम नाथन के घर आना चाहोगी? चलो साथ में खेलते हैं। जितने ज्यादा लोग उतना मजा, है ना? एशले ने एम्मा को अजीब नजरों से देखा। उसकी निगाहें मानो इस बात पर शक कर रही हों कि एम्मा ने जो कहा वो सच था या नहीं। सच में, आखिर आज छुट्टी का दिन बहुत कम मिलता है। क्या तुम दोनों को घर पर अकेले नहीं रहना चाहिए? क्या कहानी रिवीजन के बारे में नहीं है? मैंने उसे कल काम और आराम में संतुलन बनाने के बारे में बताया था। वह सच में सहमत हो गया। एशले ने सिर हिलाकर जवाब दिया, तो मैं कल आ जाऊंगी। ओह ठीक है। एम्मा को कुछ और याद आया। उसने अपनी जेब से वह फोन निकाला जो मैंने उसे दिया था। क्या तुम मुझे दोस्त बना सकती हो? हाँ, जरूर। एशले ने भी अपना फोन निकाला और हम दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बना लिया। एम्मा के लिए सहपाठियों से दोस्ती करना एक नया अनुभव था। जाहिर तौर पर यह बहुत ही सरल और सामान्य बात थी, लेकिन अब एशले से दोस्ती करने के बाद एम्मा बहुत खुश थी। एम्मा और एशले साथ साथ चल रही थीं। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। नाथन उनके साथ क्यों नहीं चल रहा? इस समय एम्मा और एशले के पीछे 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक रयान था। आज जब उसने एम्मा को मेरी सीट पर बैठे देखा तो रयान को कुछ गड़बड़ लगी। आज दोपहर स्कूल के बाद रयान चुपके से उनका पीछा कर रहा था। हालांकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि वे क्या बातें कर रही हैं, लेकिन उसने सुना नहीं। एम्मा और एशले के अलविदा कहकर चले जाने तक बाद में स्पष्ट रूप से समझाने में असमर्थ होने से बचने के लिए लुकास ने रयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, चलो हम भी घर चलते हैं। अगर और आगे गए तो हम किसी के लिविंग रूम में पहुंच जाएंगे। चलो एक बार और पीछा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसका घर कहाँ है। लुकास इतना हैरान था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या तुम बीमार हो? एक महिला सहपाठी का घर तक पीछा कर रहे हो? फिर राजनीति विज्ञान का क्या होगा? नहीं, मैं बस उसे एक उपहार देना चाहता हूं। कक्षा में सबके सामने सब लोग। वो तो बिल्कुल नहीं मानेगी। मुझे लगता है उसके दरवाजे पर तोहफा छोड़ना ज्यादा ठीक रहेगा। हे भगवान, तुम दोनों ही बीमार और डरावने हो। आखिरकार रयान ने एम्मा को 6ठी मंजिल पर जाते देखा, फिर लुकास को पीछे मुड़ने के लिए खींचा। मेरे साथ तोहफे देखने चलो, मैं उसे कल सरप्राइज देना चाहता हूं। लुकास के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने आह भरी जैसे उसने हार मान ली हो। क्लास में लिली इतनी परेशान थी कि सामान पैक करने में भी उसे देर लग रही थी। मैडिसन अपना बैग लिए हुए आई और लिली को हैरानी से देखने लगी। अब क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे निकाल दिया गया हो। लिली ने अचानक हताश चेहरे के साथ सिर उठाया और मैडिसन की ओर देखा। ओ! मैडिसन ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, ये महसूस करते हुए कि उसने शायद सही बात कह दी है। एम्मा घर आई और देखा कि होमवर्क पहले से ही डेस्क पर फैला हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पढ़ाई शुरू कर दी हो। आज की घटनाओं के बारे में सोचते हुए एम्मा का दिल पछतावे से भर गया। वह अच्छी तरह जानती थी वह अब लिली से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। फिर भी वह न केवल जानती थी बल्कि उसने कुछ नहीं कहा और लिली का साथ दिया। अगर मुझे यह पता चल जाता, उसे भी लिली जैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता। क्या हुआ? मैंने दरवाजे पर खड़ी एम्मा को शक भरी नजरों से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। नहीं, कुछ नहीं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। हालांकि लिली उसकी दोस्त थी, लेकिन अहमियत के लिहाज से मैं उसके दिल में उससे भी ज्यादा अहम थी। एम्मा ने जल्दी से अपना सामान नीचे रखा, मेरे बगल में बैठ गई और बोली, चलो मैं तुम्हारी रिवीजन में मदद करती हूं। इस पल मुझे मानना पड़ा कि एम्मा से सीखना वाकई बहुत अच्छा था। एक विचार आया, कम से कम इससे मुझे उम्मीद की एक किरण तो मिली। आखिर मेरी पिछली पढ़ाई की प्रगति को देखते हुए इस मासिक परीक्षा में रैंक न गिरना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। 50 रैंक ऊपर आना तो दूर की बात है। मैंने अपने बगल में बैठी एम्मा की तरफ देखा। अचानक मुझे आज दोपहर की घटनाएं याद आ गईं। एम्मा एशले के साथ आई थी। मुझे बस इतना पता था कि लिली मुझे परेशान कर रही थी, जिसका मतलब था कि एम्मा को भी पता था। फिर मैंने कहा, तुम और लिली अच्छी दोस्त हो, है ना? ओ हाँ। एम्मा चौंक गई। फिर उसने धीरे से जवाब दिया। उसे अंदर से थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी,
जैसे उसे पहले से ही पता था कुछ तो गड़बड़ थी। उसे डर था कि मैं उसे दोषी ठहराऊंगी। एक पल के लिए उसके मन में हर संभावना आ गई। शायद मैं उसे घर से निकाल दूं या अब से उसके साथ अजनबी जैसा बर्ताव करूं। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो सो यू नेवर मिस एन अपलोड।